10वीं इतिहास जो पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसमें का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके साथ ही इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव अध्ययन कर चुके हैं। 30 से आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1821 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन में है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंग्लैंड में। 33 नंबर क्वेश्चन में, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1832 ईस्वी में। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हीगल ने। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इंडियानोपुल की संधि कब हुई? इंडियानोपुल की संधि कब हुई? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 में। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इंडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ये इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन 35 में पूछा हुआ है कि इंडियानोपुल की संधि कब हुई, तो 1829 याद रखना है, लेकिन किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस। ठीक है, जो इंडियानोपुल की संधि थी वो तुर्की और रूस के बीच 1829 में हुई। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा। याद रखना है कि जो फ्रांस और प्रसा था, इन दो देशों के बीच में ही सेडोन का युद्ध हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन में है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। यानी ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन में है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने कुचल दिया? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। ठीक है, चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेडोन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध। यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो याद रखना है सेडोन का युद्ध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर में, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 और 22 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। फिर 43 नंबर क्वेश्चन में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 में पूछा गया है, 2019 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की। ये जो तुर्की था उसे पूरे यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर में, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। फिर 46 नंबर क्वेश्चन में, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क का हो जाएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र का। ठीक है, चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है,
कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए ऊपर इस प्रकार का 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग देखे हैं इटली। तो इटली के एकीकरण में काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और मेजनी, यानी इटली में इन तीनों ने अपना योगदान दिया, लेकिन जर्मनी में किसने योगदान दिया, बिस्मार्क ने। ठीक है, एकीकरण के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था। देखिए इटली के एकीकरण में अभी मैंने बताया था ऊपर कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से योगदान दिया था। तो इसमें मेजनी, इमैनुअल, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी। यहाँ अब हम लोग देखे थे ये जर्मनी वाला क्वेश्चन है कि जर्मनी में किसका योगदान था, तो बिस्मार्क का। और इटली में पूछेगा तो क्या लिखेंगे, गैरीबाल्डी और मेजनी। तो यहाँ यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया। तो मेजनी, इमैनुअल और गैरीबाल्डी और काउंट काबूर, इन तीनों ने योगदान दिया था। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। कहाँ का, ब्रिटेन का। तो चैप्टर 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद में जो ऑब्जेक्टिव है इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और हम ला देंगे जो केवल बुक्स के अंदर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है।